कल हिंसा जो हुई उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर बड़ा अपडेट है। शहर शहर उपद्रवियों पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। कल हिंसा करने वाले 136 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। कल रात 10 बजे तक 136 उपद्रवियों को पकड़ लिया गया था और सीएम योगी के आदेश पर आज भी इन पर एक्शन जारी रहेगा। कल जो हिंसा हुई उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में, उसमें रात 10 बजे तक 136 उपद्रवियों को पकड़ा गया। आज भी एक्शन जारी रहेगा। जी हां, ऑपरेशन पत्थरबाज चलेगा। चुन चुन कर इनसे हिसाब लिया जाएगा। उपद्रवियों पर पुलिस का एक्शन हुआ है। अब तक 136 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सहारनपुर से 45 और प्रयागराज से 37 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसे ही अंबेडकर नगर से 23 और हाथरस से 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुरादाबाद से 7 और फिरोजाबाद से 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जुमे की नमाज के बाद कल हिंसा भड़की थी। पत्थर और पेट्रोल बॉम्ब से हमला किया गया था। बच्चों को ढाल बनाकर उनका इस्तेमाल किया गया था कल की हिंसा के लिए, कल की पत्थरबाजी के लिए। और ऐसा ही हमने कानपुर में भी देखा और उसी का रिपीटिशन वही फिर से होता हमने देखा प्रयागराज में और इसके अलावा सहारनपुर में। तो यूपी के कई शहरों में हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी सख्त हैं। कल 3 घंटे उन्होंने बैठक की, 2 बार हाई लेवल मीटिंग बुलाई। अफसरों से उन्होंने डिटेल रिपोर्ट मांगी है। कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर असामाजिक तत्वों को छोड़ा न जाए, सख्ती से ऐसे लोगों से निपटा जाए। और आपको बताएं कि सीएम योगी ने साफ कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। इसके साथ ही बैठक में पूरे हालात को लेकर भी समीक्षा हुई है। कल 3 घंटे में 2 बार उच्च स्तरीय बैठक की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बहुत साफ आदेश अफसरों को, किसी को बख्शा न जाए, किसी उपद्रवी को सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये आज भी जारी रहेगा। कल 136 उपद्रवी पकड़े गए हैं, आज भी ये एक्शन जारी रहेगा। कल की बैठक में अपर मुख्य सचिव और डीजीपी मौजूद रहे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई अफसर मौजूद रहे। डिटेल रिपोर्ट मांगी मुख्यमंत्री ने कल हुई हिंसा की और आज भी एक्शन उपद्रवियों पर जारी रहेगा। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। वहां पर हिंसा के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। खुलदाबाद थाने में 2 और करेली थाने में 1 एफआईआर दर्ज की गई। तीनों एफआईआर में 36 लोगों को नामजद किया गया। 1000 अज्ञात लोगों पर भी प्रयागराज में मुकदमा दर्ज किया गया है। 50 से ज्यादा लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में ले लिया गया है। तो प्रयागराज में हिंसा वाले इलाकों के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने इन रास्तों को बंद कर दिया है और पुलिस लगातार वहां पर गश्त भी कर रही है। 4 जिलों से प्रयागराज में अतिरिक्त फोर्स भी मंगा ली गई है। कई कंपनियां पीएसी की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की प्रयागराज में डिप्लॉय कर दी गई है। और सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे दें, अब तक उत्तर प्रदेश में 227 आरोपी, 227 हिंसा के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुल 227। कल रात तक 136 थे, इस वक्त 227 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे 2 सहयोगी तमाम ताजा अपडेट्स देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए 2 अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और अनुभव शुक्ला लखनऊ से। पहले हम प्रयागराज चलते हैं, चूंकि कल वहां पर सबसे ज्यादा हिंसा दिखाई दी। वहां से क्या इस वक्त रिपोर्ट है मोइन के पास, ये उनसे जान लेते हैं। और हालात कैसे हैं शहर के, बताइए मोइन। देखिए, सबसे पहले आपको एक अहम जानकारी दे दें कि प्रयागराज में जो कल हिंसा हुई थी, इसी अटाला इलाके में हुई थी, जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहीं पर प्रदर्शनकारी सबसे पहले जुटे थे और इसके बाद यहीं पर हिंसा की शुरुआत हुई थी। ये जो आप सड़कें देख रहे हैं पूरी तरह से पत्थरों से पटी हुई थी। पहले प्रशासन ने हालात को काबू में किया। शाम 5 बजे के बाद हालात धीरे धीरे कर काबू में आने लगे और रात को ज़बरदस्त एक्शन दिखाया गया जो है वो।
तो कुल 68 लोगों की गिरफ्तारी अब तक प्रयागराज की हिंसा में हो चुकी है। 68 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं और इस पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। 2 एफआईआर खुलदाबाद थाने में दर्ज हुई है और 1 करेली इलाके में, और 36 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और इनमें से 68 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन गिरफ्तार लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और बहुत मुमकिन है कि इसमें जो कुछ प्रमुख लोग हैं, पुलिस उनकी कस्टडी रिमांड भी मांग सकती है कोर्ट से, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके, उन पर शिकंजा कसा जा सके और उनके जरिए वो तार जो है वो कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा सके कि घटना के पीछे असली लोग कौन हैं, पर्दे के पीछे से किन्होंने काम किया, मास्टरमाइंड कौन है। तो कल का दिन प्रयागराज के लिए ब्लैक फ्राइडे था, लेकिन आज सुबह से यहाँ पर शांति है। जो अटाला इलाका है, इस तरफ से जाने वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों को बंद किया गया है। इक्का दुक्का वाहन जरूर आ रहे हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन कहा जा सकता है कि कल का दिन बीत गया, आज नई सुबह है और नई सुबह में सब कुछ बदला हुआ सा है। कल जैसे हालात नहीं है, आज शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये जो गली आप देख रहे हैं, सबसे पहले कल इसी गली में हिंसा की शुरुआत हुई थी, यहीं पर प्रदर्शनकारी जुटे थे, लेकिन आज जगह जगह पर पूरा जो इलाका है इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जगह जगह पुलिस और पीएससी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। आसपास के भी तमाम जिलों से पुलिस फोर्स मंगाया गया है, पीएससी की कई कंपनियां बुलाई गई हैं, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि रात के बाद जब हालात काबू में आए थे रात को, उसके बाद से शांति बनी हुई है। उसके बाद से कहीं से किसी तरीके के हंगामे या हिंसा की कोई खबर नहीं आई है। जो अधिकारी है वो लगातार गश्त कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो बड़ा तस्वीरें थोड़ी सी राहत देने वाली है जो आप दिखा रहे हैं मोइन, अटाला इलाके की और उस गली की जहां से कल हिंसा की शुरुआत हुई थी और सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई थी। आज वहां पर शांत दिखाई दे रहा है माहौल और आप कह रहे हैं 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया। अनुभव के पास चलते हैं लखनऊ और उनसे जानते हैं कि पूरे प्रदेश से उनके पास क्या रिपोर्ट है और कैसे मुख्यमंत्री कार्यालय और पुलिस हेडक्वार्टर्स में इस हिंसा की मॉनिटरिंग की गई और उसके बाद आगे एक्शन की तैयारी है। अनुभव। देखिए, जिस तरीके से ये सुनियोजित तरीके से हिंसा हुई, खासतौर से 6 उत्तर प्रदेश के जिले हैं और देश के अलग अलग राज्यों में हुई, तो अब सरकार केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश में बैठ कर ये पूरी साजिश रची गई हो और उसमें यूपी के भी कुछ जिले जो हैं वो शामिल हुए हों। क्योंकि देखिए, आप जिस तरीके से एक मैसेज कहीं ना कहीं वायरल किया गया, सबका टाइमिंग एक ही है, एक ही टाइमिंग पर लोग निकलते हैं और एक ही तरीके की हम कहें तो समस्या, बवाल, उपद्रव सब जगह एक ही जैसा होता है। तो अब जो उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसियां हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के संपर्क में हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये पूरा प्री प्लान था। 227 लोग अब तक 6 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश जो जहां कल बवाल हुआ वहां गिरफ्तार किए गए। सबसे ज़्यादा जैसा मोइन बता रहे हैं 68 लोग तो प्रयागराज में गिरफ्तार किए गए और उसके बाद सहारनपुर में भी इसी तरीके से बवाल हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा लोग अगर हम देखें तो वो फिरोजाबाद में गिरफ्तार हुए हैं और तमाम सारे और जगहों पर। सहारनपुर में 48 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसी तरीके से अंबेडकर नगर में 28 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाथरस में कुल 50 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो लगातार चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे जो उपद्रवी हैं, जो बवाली हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लगातार कल रात में भी अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि जब हमने रात में बात की थी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, तब उस वक्त 136 गिरफ्तारियां हुई थी और उसके बाद वो फिर गए थे मुख्यमंत्री आवास। वहाँ पर एक बैठक रखी गई थी जो 2.5 घंटे तक चली थी। तब मुख्यमंत्री ने पूरी रिपोर्ट्स मंगाई थी और उसी रिपोर्ट्स के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन अभी और गिरफ्तारियां होंगी, कुछ जिलों में अभी गिरफ्तारियां और होनी है, क्योंकि जिस तरीके से जो फुटेज है, जो वीडियो है, उसमें देखकर जो बवाली हैं, जो उपद्रवी हैं, उनकी पहचान की जा रही है और उनको जब गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो भी कुछ नाम बता रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, पिछले शुक्रवार को भी आप देखिए, कल जो शुक्रवार बीता है उसमें भी देखिए, यानी 2 हफ्ते लगातार उसी तरीके से बवाल हुआ। हालांकि तब केवल कानपुर में हुआ, पर जिस तरीके से कल ये सारा कहें 7-8 जिलों में ये पूरा बवाल उपद्रव हुआ है, उसके बाद अब यही जांच हो रही है कि क्या विदेश में इंटरनेट कॉल्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए और इस तरीके से कोई ग्रुप तो नहीं बनाया गया व्हाट्सएप पर, ताकि लोग उसमें जुड़ते जाएं और फिर एक ही समय पर सारी चीज़ें कही गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इस जानकारी को जुटाने में अब उत्तर प्रदेश में भी एजेंसियाँ लगी हुई हैं और लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। जी, ठीक है।
आप कह रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है एजेंसियां और कहीं विदेश से ये साजिश तो नहीं ऑपरेट की गई, इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। मोइन के पास चलते हैं, चूंकि सबसे ज्यादा हिंसा कल प्रयागराज में दिखाई दी और रैंसम पर रख दिया था। एक वक्त इन उपद्रवियों ने शहर की कानून व्यवस्था को, मोइन हमने देखा था, तस्वीरें हम जरूर देखना चाहेंगे उस इलाके की जहां पर कल हमने पत्थर चलते देखे, जहां पर कल हमने जूते चप्पल बिखरे देखे, जहां पर कल हमने देखा कि वाहनों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया था। मोइन, देखिए, आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, अमन पसंद लोगों का शहर कहा जाता है। हालांकि कल यहाँ के जो अमन चैन है उसको किसी की नज़र ज़रूर लग गई थी। कल का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ था, लेकिन आज जो नया सूरज निकला हुआ है वो नया संदेश लेकर के आया हुआ है और आज यहाँ पर शांति पूरी तरीके से है। रात को जो है हालात काबू में कर लिए गए थे, उसके बाद से कहीं किसी तरह की हिंसा की, किसी तरह के हंगामे की कोई सूचना सामने नहीं आई है। रात भर पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश दी है। जो लोग नामजद किए गए थे, जो मास्टरमाइंड थे, जिन लोगों का नाम FIR में था या जिन लोगों की पहचान तस्वीरों के जरिए, वीडियो फुटेज के जरिए, ड्रोन कैमरे के जरिए की गई थी, उनकी लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। और सुबह 7 बजे तक का आंकड़ा है उसके मुताबिक अब तक 68 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 227 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और कल जहां पर हिंसा हुई थी, इस वक्त हम उसी अटाला चौराहे पर मौजूद हैं। ये ठीक सामने मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज है, जहां के बारे में कल ADG जोन प्रेम प्रकाश बता रहे थे कि यहाँ के जो मैनेजर हैं उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। MIM के कई पदाधिकारी का रोल सामने आया है। तमाम दूसरे संगठनों का, लेफ्टिस्ट संगठनों के शामिल होने की बात उन्होंने कही। तो आज ये पूरा का पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुबह के वक्त यहाँ खासी चहल पहल होती है। ये जो बाजार हैं खुल जाते हैं, सुबह से ही सड़कों पर रौनक दिखाई देती है, सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हालात धीरे धीरे कर जो है वो सामान्य होते जा रहे हैं और ये गलियों में भी सन्नाटा पसरा है। और यही वो गली है जहां कल सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। कल इसी गली में प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शन के दौरान ही हिंसा हुई थी। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कल का जो ब्लैक फ्राइडे था वो कल की बात हो गई, बीती बात हो गई। आज जो नई सुबह है वो नया संदेश, नया पैगाम लेकर के आई हुई है। आज सुबह से शांति हुई है। लगातार जो अधिकारी हैं वो गश्त कर रहे हैं, लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं और उसका असर भी देखने को आज जरूर मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं कि कितना असर रहता है आने वाले वक्त में और पूरे हफ्ते और आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इन तस्वीरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप दोनों का, अनुभव और मोइन। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 3 जून को हुई कानपुर हिंसा के मामले में अपडेट मिल रहा है। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के आरोपी और मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी समेत 4 आरोपी पुलिस हिरासत में भेज दिए गए। कल जफर हयात हाशमी समेत चारों आरोपियों के रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें पुलिस ने हयात पर PFI, ड्रग डीलर समेत कई संगठनों से संबंध होने के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद हयात और उसके 3 साथियों को 48 घंटे की पुलिस रिमांड में भेजने के आदेश दिए। पुलिस आज हिंसा मामले में पूछताछ कर सकती है और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसका अनुमान है। इस मामले में विदेशी फंडिंग का एंगल, इसी के साथ PFI का कनेक्शन, आरोपियों के बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन और साथ साथ दूसरी चीजें खंगाली जा रही है। अनुमान इस बात का है कि इस पूछताछ में कई राज खुलेंगे। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड की 2 दिनों की रिमांड मंजूर हुई है, पुलिस रिमांड। हयात, जफर हाशमी समेत 4 लोगों की 2 दिनों की रिमांड है। पुलिस हिंसा की साजिश के बारे में इनसे पूछताछ करेगी। विदेशी फंडिंग के साथ साथ PFI कनेक्शन पर भी इनसे पूछताछ होगी। आरोपियों के बैंक ट्रांजैक्शन सहित अन्य एंगल्स पर भी इनसे पूछताछ होगी और ED की टीम भी आज कानपुर आ सकती है। हमने आपको इस बारे में भी बताया था कि चूंकि फंडिंग का मामला है, विदेशी फंडिंग का मामला है, ट्रांजैक्शंस हुए अकाउंट से, इसलिए ED की टीम भी आज कानपुर आ सकती है। सीधा आपको कानपुर ही लिए चलते हैं। आज जो वहां पर जो घटने वाला है और जो अब तक घटा है उसके बारे में बताने के लिए, अपडेट देने के लिए रतीश त्रिवेदी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रतीशा, 2 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर हुई है, मांगी कितने दिनों की गई थी, पुलिस क्या करेगी और ED की टीम के पहुंचने के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पुलिस के पास करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बीते शुक्रवार को जो कानपुर में हिंसा हुई थी उसके बाद तमाम खुलासे होते रहे। PFI कनेक्शन आया, बैंक अकाउंट्स के बारे में तमाम निकल करके आया कि बैंक अकाउंट्स में तमाम ट्रांजैक्शन हुए हैं।
उसके बाद ईडी के इन्वॉल्वमेंट की बात आई और उसके बाद ये भी आया कि तमाम बैंक अकाउंट से विदेशी फंडिंग के सबूत भी, साक्ष्य भी मिल गए हैं। आज अगर बात की जाए तो पीसीआर 2 दिन का मिला है पुलिस को और कानपुर पुलिस के पास सवालों की एक पूरी लिस्ट है। अगर सवालों की लिस्ट पर गौर किया जाए तो सबसे पहले तो बीते शुक्रवार को क्या हुआ था कानपुर में और उससे पहले की क्या रचना की गई थी, व्यू रचना की गई थी, या ये कही जाए कि सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत कानपुर को हिंसा में झोंक दिया गया था। तो इनके तमाम सवाल हैं। जो मास्टरमाइंड है हयात जफर हाशमी, उसका दोस्त, उसका मित्र जावेद खान, राहिल और सूफियान, ये 4 लोग हैं। इनकी 2 दिन की रिमांड मिली है और इनसे सबसे पहला सवाल तो पुलिस का यही होगा कि जपंत का कॉल वापस ले लिया गया था, उसके बाद रणनीति, उसके बाद हिंसा कैसे हुई, क्योंकि भीड़ जहां पर हम मौजूद हैं नई सड़क पर, उससे कुछ दूरी पर ही, ये कहा जा सकता है कुछ मीटर की दूरी पर ही उसने भी नमाज अदा की थी और उसके बाद उसका यानी हयात का कहना है और हयात के वकील ने कोर्ट पे कहा कि वो अपने घर चला गया था। लेकिन ये पुलिस के ये थ्योरी पुलिस को पच नहीं रही है और इन्हीं सवालों के जवाब पुलिस को चाहिए होंगे। इसके बाद पीएफआई के जो 5 सक्रिय सदस्य कानपुर में थे उनमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीएफआई से कनेक्शन निकल के आए हैं और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कनेक्शन निकलने के साथ ही पुलिस सूत्रों ने दावा किया था कि साक्ष्यों का संकलन भी किया गया है। ये बड़ी खतरनाक बात होगी अगर पीएफआई से कनेक्शन के साक्ष्य और जो तथ्य पुलिस रख रही है उनका मेल हो जाता है। तो पीएफआई अपने आप में एक पूरे देश में जाना जाता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशैली किस तरीके की है और इसके साथ ही विदेशी फंडिंग अगर हुई है तो यानी बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। और जिस तरीके से कानपुर में हुआ उसके बाद प्रयागराज और कल कई अन्य जिलों में हुआ, लेकिन सुरक्षा बिल्कुल भी ढीली नहीं की गई है। आज तमाम सवालों की लिस्ट है। कानपुर पुलिस के आला अधिकारियों से हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि उनको बहुत कम वक्त मिला है, लेकिन कम वक्त में ज़्यादा सवालों के जवाब उनको चाहिए होंगे ताकि इस पूरी सोची समझी साजिश का खुलासा किया जा सके। स्वाभाविक है रतीश की पुलिस का यही प्रयास होगा कि इस पूरी साजिश का, हिंसा की जो रची गई, उसके एक एक बात को सामने लाया जाए इस पूछताछ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रतीश त्रिवेदी इन तमाम जानकारियों के लिए। गनीमत रही कि बाइक सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि बाइक कैसे जलकर खाक हो चुकी है। हमीरपुर की तस्वीर, बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली, आग में जलकर ये बाइक खाक हो गई। सड़क के किनारे जलती हुई बाइक जलकर खाक, लेकिन बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। इधर ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जबकि बदमाश का दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि यह बदमाश सेक्टर 142 इलाके में लूट की फिराक में थे। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से बगैर नंबर प्लेट की बाइक और तमंचा बरामद किया है। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर हाथरस की आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 2 से लोग जल भराव की समस्या से परेशान हैं। जल भराव से परेशान कई परिवारों ने तो पलायन तक शुरू कर दिया है। 4 घरों पर ताला लटका हुआ है। जल भराव से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। हाथरस की तस्वीरें देख रहे हैं आप। सेक्टर 2 जल भराव की समस्या से लोग परेशान, यहां पर पलायन को मजबूर हो गए हैं। ये देखिए आप तस्वीरें। रिहायशी इलाकों में कैसा जल भराव है, वो भी तब जब बारिश अभी शुरू नहीं हुई है। पलायन शुरू कर दिया इस समस्या की वजह से परेशान लोगों ने। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई महीनों से पानी भरा पड़ा है। इसके लिए कई बार चेयरमैन साहब से संपर्क किया गया, लिखित रूप में भी दिया गया, यहाँ के फोटोग्राफ्स भी पहुँचाए गए और इस समय इतनी व्यवस्था खराब है कि अंदर तक घरों में पानी पहुँच रहा है। बच्चे पानी में गिर रहे हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दरवाज़ा खोलो तो बदबू बहुत आती है। अभी ये स्थिति है तो बरसात में तो बहुत ही स्थिति खराब हो जाएगी कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। और आज देश को 288 शूरवीर मिलने जा रहे हैं। भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए में साल भर कड़ा सैन्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आज 288 जेंटलमैन कैडेट सेना का हिस्सा बन गए हैं और अब ये युवा अफसर सरहदों की रक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। जा रहा है कि जो पासिंग आउट परेड के बाद अलग अलग राज्यों के ये युवा बतौर अधिकारी थल सेना का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे। इनके साथ ही 8 मित्र देशों के 89 जेंटलमैन कैडेट्स भी अपने देश की सेनाओं में शामिल हो जाएंगे। तो आज देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड, 4 तस्वीरें इस परेड की आप देख सकते हैं। आईएमए की परेड की तस्वीरें। 288 शूरवीर कैडेट्स मिले आज देश को, शूरवीर अफसर मिले, क्षमा करें। आईएमए का ये गौरवशाली दिन और शूरवीरों को सम्मानित किया वहां पर।
तो आईएमए का गौरवशाली इतिहास रहा इन 90 वर्षों का। और एक और महत्वपूर्ण दिन आज गौरवशाली इतिहास का, इसके 288 शूरवीर जांबाज अफसर आज भारतीय थल सेना को मिले हैं। इसके बाद एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।